क्या होगा अगर ये कहा जाए कि गिरता हुआ रुपया, जिसे अक्सर समाचारों में अर्थव्यवस्था की एक बड़ी कमजोरी या एक खतरे के रूप में पेश किया जाता है, वो वास्तव में भारत की एक अदृश्य शक्ति हो सकती है? ये काफी दिलचस्प विचार है ना? एक ऐसा गुप्त हथियार जिसने भारत को 387 अरब डॉलर का सेवा निर्यात साम्राज्य खड़ा करने में मदद की। अक्सर हम अर्थव्यवस्था को लेकर जो चीजें बस सतह पर देखते हैं, उनका अंदरूनी सच कुछ और ही होता है। ये एकदम सही बात है। देखिए, वैश्विक अर्थशास्त्र का जो परिदृश्य है वो ऐसा है जिसे सीधे तौर पर समझना आसान नहीं है। इसमें बहुत सारे धागे एक साथ उलझे होते हैं। बिल्कुल। और जो चीज एक नजर में नुकसानदेह लगती है वो असल में किसी बड़े सिस्टम का बहुत जरूरी हिस्सा हो सकती है। और आज के इस गहन विश्लेषण में हमारा मिशन इन्हीं उलझे हुए धागों को सुलझाना है। हम आज के स्रोत दस्तावेजों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उन भारी भरकम शब्दों को डिकोड करेंगे जो अक्सर अखबारों के पन्नों में डराते हैं, जैसे कि भुगतान संतुलन और अवमूल्यन। हाँ, और विदेशी निवेश भी। हम ये समझेंगे कि प्राचीन काल के सोने के सिक्कों से लेकर आज के अरबों डॉलर के डिजिटल सेवा निर्यात तक वैश्विक अर्थव्यवस्था का ये विशाल पहिया आखिर घूमता कैसे है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले उन बुनियादी कारणों की बात करते हैं कि देशों ने आखिर आपस में व्यापार करना शुरू ही क्यों किया। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि व्यापार के पीछे की सोच हमेशा से एक जैसी नहीं रही है। अगर हम शुरुआती आधुनिक यूरोप के इतिहास में जाएं तो वहाँ वाणिज्यवाद, यानी अंग्रेजी में जिसे मर्केंटलिज्म कहते हैं, उसकी विचारधारा हावी थी। अच्छा, वाणिज्यवाद। तो इसमें होता क्या था? उस समय सारा जोर सिर्फ इस बात पर था कि व्यापार के जरिए ज्यादा से ज्यादा सोना और चांदी इकट्ठा किया जाए, जिसे उस वक्त बुलियन कहा जाता था। मतलब उस समय का विचार बस इतना था कि जो देश जितना ज्यादा सोना जमा कर ले वो उतना ही ताकतवर। ये तो बिल्कुल किसी खजाने पर बैठे हुए किसी ड्रैगन की तरह लगता है। बिल्कुल, एकदम सटीक उपमा है ये। उस समय निर्यात को अच्छा और आयात को बुरा माना जाता था, क्योंकि आयात करने पर सोना देश से बाहर जाता था। हाँ, समझ रही हूँ। लेकिन फिर अर्थशास्त्र के नजरिए में एक बड़ा बदलाव आया। 1776 में एडम स्मिथ ने अपनी मशहूर किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस में निरपेक्ष लाभ या एब्सोल्यूट एडवांटेज का सिद्धांत दिया। और ये निरपेक्ष लाभ क्या कहता है? उन्होंने कहा कि एक देश को उन चीजों को बनाने और निर्यात करने पर ध्यान देना चाहिए जो वो दूसरे देशों के मुकाबले सबसे कम लागत में बना सकता है। ये तो बहुत सीधा सा व्यापारिक तर्क लगता है। मतलब जो चीज आप सस्ती बना सकते हैं वो बनाइए और दुनिया को बेचिए। हाँ, ये तर्क सीधा था, लेकिन असली पेच तब फंसा जब 1817 में डेविड रिकार्डो ने अपनी किताब ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में तुलनात्मक लाभ यानी कंपैरेटिव एडवांटेज का सिद्धांत पेश किया। तुलनात्मक लाभ ये निरपेक्ष लाभ से कैसे अलग है? रिकार्डो ने एक ऐसा विचार दिया जिसने व्यापार की पूरी सोच ही बदल दी। उन्होंने कहा कि मान लीजिए एक देश हर एक चीज बनाने में दूसरे देश से बेहतर और सस्ता है, फिर भी उसे सब कुछ खुद नहीं बनाना चाहिए। एक मिनट रुकिए, ये बात तो बिल्कुल तर्कहीन लगती है। मतलब अगर भारत मान लीजिए कपड़े और सॉफ्टवेयर दोनों ही ब्रिटेन से ज्यादा सस्ते में बना सकता है, तो भारत दोनों चीजें क्यों नहीं बनाएगा और निर्यात करेगा? वो किसी और से क्यों कुछ खरीदेगा? यही रिकार्डो की जीनियस सोच थी। उन्होंने अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का विचार सामने रखा। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। हाँ प्लीज। मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी की सीईओ हैं जो टाइपिंग करने में भी दुनिया में सबसे तेज हैं। क्या उन्हें अपनी कंपनी की सारी ईमेल्स खुद टाइप करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। उनका समय बहुत कीमती है। अगर वो टाइपिंग करेंगी तो कंपनी के बड़े फैसले कौन लेगा? एकदम सही। उनकी अवसर लागत बहुत ज्यादा है। भले ही वो टाइपिंग में सबसे अच्छी हों, लेकिन उनके लिए एक असिस्टेंट रखना ज्यादा समझदारी है, ताकि वो उस काम पे ध्यान दे सकें जिसमें उनका मूल्य सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। रिकार्डो का सिद्धांत भी यही कहता है, भले ही कोई देश सब कुछ अच्छा बनाता हो, उसे केवल उस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए जहां उसकी अवसर लागत सबसे कम हो और मुनाफा सबसे ज्यादा। ये सच में एक शानदार नजरिया है। और इसी कड़ी में आगे हेक्सर ओल्हिन सिद्धांत आया, जो कहता है कि जिस देश के पास जो संसाधन प्रचुर मात्रा में है यानी अबंडेंट है, उसे उन संसाधनों का इस्तेमाल करने वाली चीजों का निर्यात करना चाहिए। सही कहा। जैसे अगर जमीन बहुत है तो खेती के उत्पाद निर्यात करो, और अगर श्रम बहुत है तो मेहनत वाले काम करो। यही व्यापार का मूल आधार बना। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक समस्या आती है। मतलब देशों ने ये तो तय कर लिया कि उन्हें क्या व्यापार करना है और क्यों करना है,
लेकिन जब एक देश में रुपए चलते हैं और दूसरे में पाउंड, तो आप इस व्यापार का भुगतान कैसे करेंगे? दुनिया को मूल्य मापने के लिए किसी एक सार्वभौमिक भाषा की जरूरत थी। हाँ, एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड। हाँ, और शायद यहीं से मौद्रिक इतिहास की वो व्यवस्था शुरू होती है जिसने दुनिया को एक सूत्र में बांधा। जी हाँ, और वो सार्वभौमिक भाषा थी सोना। 1870 के दशक से लेकर 1914 के पहले विश्व युद्ध तक दुनिया में स्वर्ण मानक यानी गोल्ड स्टैंडर्ड चलता था। प्रमुख देशों की मुद्राएं सोने की एक निश्चित मात्रा में तय होती थीं। लेकिन फिर तो युद्धों के बाद ये व्यवस्था छरमरा गई होगी। बिल्कुल। फिर 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ। ये आधुनिक अर्थशास्त्र का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। इसी सम्मेलन में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF और विश्व बैंक समूह के IBRD की स्थापना हुई। और अगर मैं सही समझ रही हूँ तो ब्रेटन वुड्स में ही डॉलर को दुनिया की मुख्य मुद्रा का ताज पहनाया गया था। जी हाँ, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था में यह तय हुआ कि अब सारी दुनिया सीधे सोने पर निर्भर नहीं रहेगी। इसके बजाय अमेरिकी डॉलर को सीधे सोने से जोड़ दिया गया, $35 प्रति आउंस की एक फिक्स दर पर। अच्छा, $35 प्रति आउंस। हाँ, और बाकी दुनिया के देशों ने अपनी मुद्राओं को डॉलर के साथ जोड़ लिया। ई दबाव आ गया होगा। इसी को ट्रिफिन दुविधा या ट्रिफिन्स डिलेमा कहा जाता है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अर्थशास्त्री रॉबर्ट ट्रिफिन ने इस अंतर्विरोध को पहचाना। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने और व्यापार करने के लिए डॉलर की सख्त जरूरत थी। इसलिए अमेरिका को लगातार बाजार में अपने डॉलर डालने पड़ रहे थे। इसे समझने के लिए ये वैसा ही है जैसे कोई बहुत मशहूर बैंक लगातार अपने टोकन बांटता रहे, क्योंकि हर कोई उसके टोकन से ही लेन देन करना चाहता है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब टोकन इतने ज्यादा हो जाएंगे कि लोगों को ये शक होने लगेगा कि उस बैंक के वॉल्ट में असल में उन सारे टोकन के बदले देने के लिए पर्याप्त सोना है भी या नहीं। ये बहुत ही सटीक और शानदार उदाहरण है। बिल्कुल यही हुआ। दुनिया भर में डॉलर इतने फैल गए कि अमेरिका के सोने के भंडार पर सवाल उठने लगे। तो फिर इसका समाधान क्या निकाला गया? इसी विश्वास के संकट और डॉलर की कमी की समस्या से निपटने के लिए 1969 में IMF ने विशेष आहरण अधिकार या SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स की शुरुआत की, जिसे अक्सर अखबारों में कागजी स्वर्ण भी कहा जाता है। लेकिन क्या ये सच में कोई मुद्रा है जिसे हम अपनी जेब में रख सकते हैं? नहीं, ये कोई असली मुद्रा नहीं है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति या रिजर्व एसेट है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आप बाजार में जाकर सामान खरीद सकें। तो फिर इसका काम क्या है? ये बस केंद्रीय बैंकों के बीच तरलता यानी लिक्विडिटी बढ़ाने का एक कृत्रिम तरीका था, ताकि व्यापार बिना रुके चलता रहे। तो ये तो बात हुई उस समय की जब चीजें फिक्स्ड थीं। लेकिन ब्रेटन वुड्स की वो स्थिर व्यवस्था हमेशा नहीं चल पाई। तो आज के समय में जब वो फिक्स्ड रेट नहीं है, तो मुद्राओं की कीमत तय कैसे होती है? आज के समय में विनिमय दर प्रणालियां मुख्य रूप से 3 तरह की होती हैं। पहली, स्थिर या फिक्स्ड, जहां सरकार खुद तय करती है कि मुद्रा की कीमत क्या होगी। दूसरी, तैरती या फ्लोटिंग, जहां बाजार में मांग और आपूर्ति डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर दर हर पल ऊपर नीचे होती है। और तीसरी है प्रबंधित तैरती या मैनेज्ड फ्लोटिंग दर। और भारत में ये तीसरी व्यवस्था काम करती है। हाँ, भारत में विनिमय दर मुख्य रूप से बाजार ही तय करता है। लेकिन जब बाजार में बहुत ज्यादा उथल-पुथल होती है या रुपए की कीमत बहुत तेजी से गिरने या चढ़ने लगती है, तब भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI स्थिरता लाने के लिए बाजार में दखल देता है। अब यहाँ एक बहुत ही आम उलझन आती है। अक्सर पुरानी पीढ़ी के लोग या पुराने अर्थशास्त्री रुपए का अवमूल्यन यानी डीवैल्यूएशन की बात करते हैं। लेकिन आज के अखबारों में हम रुपए का मूल्य ह्रास यानी डेप्रिसिएशन पढ़ते हैं। क्या ये दोनों बस एक ही चीज के दो अलग-अलग नाम हैं? बिल्कुल नहीं, तकनीकी रूप से ये दोनों बहुत अलग हैं और इनका अर्थव्यवस्था पर असर भी अलग तरह से पड़ा जाता है। जब एक नियत या फिक्स्ड विनिमय दर व्यवस्था में सरकार या केंद्रीय बैंक जानबूझकर अपनी मुद्रा की कीमत विदेशी मुद्रा के मुकाबले कम कर देता है, तो उसे अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन कहते हैं। समझ गए। और मूल्यह्रास? जब फ्लोटिंग व्यवस्था में सिर्फ बाजार की मांग और आपूर्ति के कारण मुद्रा की कीमत अपने आप गिरती है, तो उसे मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन कहा जाता है। अगर हम भारत के इतिहास के पन्ने पलटें तो आज़ादी के बाद तो हमारा रुपया ब्रिटेन के पाउंड स्टर्लिंग से जुड़ा हुआ था, और स्रोतों से पता चलता है कि भारत ने अवमूल्यन के कई बड़े झटके सहे हैं। हाँ, भारत ने आधिकारिक तौर पर 3 बड़े अवमूल्यन देखे हैं। पहला 1949 में, फिर 1966 में। लेकिन सबसे ऐतिहासिक और झकझोर देने वाला समय 1991 का था। 1991 वाला संकट? बिल्कुल। 1991 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। 1990-91 के खाड़ी संकट के कारण
तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं और देश के अंदर भी राजनीतिक अनिश्चितता थी। हालात इतने खराब हो गए थे कि जून 1991 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर सिर्फ 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया था। 1.1 अरब डॉलर। आज के समय में जब कुछ स्टार्टअप्स का वैल्यूएशन इससे ज़्यादा होता है, ये सोचकर ही सिहरन होती है कि इतने विशाल देश को चलाने के लिए बस इतना ही पैसा बचा था। इससे तो कुछ हफ्तों का आयात भी नहीं हो सकता था। एकदम सही कह रही हैं। देश डिफॉल्ट होने की कगार पर था और इसी अभूतपूर्व संकट से निकलने के लिए जुलाई 1991 में 2 चरणों में 1 और 3 जुलाई को रुपए का लगभग 18% अवमूल्यन किया गया। अब यहाँ मुझे थोड़ा पुशबैक देना होगा। क्या अपनी मुद्रा का मूल्य जानबूझकर गिराने या अवमूल्यन करने से व्यापार का घाटा कोई जादू की छड़ी की तरह अपने आप ठीक हो जाता है? मतलब हमारा रुपया सस्ता हुआ तो विदेशियों के लिए हमारा सामान सस्ता हो गया, वो ज्यादा खरीदेंगे और हमारा घाटा खत्म हो जाएगा। क्या ये इतना सीधा है? ये सवाल बहुत लाजमी है, लेकिन अर्थशास्त्र में कुछ भी इतना सीधा नहीं होता। ये सच है कि अवमूल्यन से आपके निर्यात सस्ते और प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं और आयात महंगे हो जाते हैं। लेकिन घाटा तुरंत खत्म नहीं होता। ये इस बात पे निर्भर करता है कि बाजार में उन चीजों की मांग की लोच या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है। ये मांग की लोच क्या है? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। देखिए, लोच का मतलब है कि कीमत बदलने पर किसी चीज की मांग कितनी बदलती है। मान लीजिए भारत बाहर से कच्चा तेल आयात करता है। अवमूल्यन के कारण अब तेल खरीदना बहुत महंगा हो गया है। लेकिन क्या देश अचानक से गाड़ियां और फैक्ट्रियां बंद कर देगा? नहीं, तेल तो जरूरी है। बिल्कुल, तेल हमारी मजबूरी है, हमें वो महंगा भी खरीदना पड़ेगा। दूसरी तरफ निर्यात रातों रात नहीं बढ़ते। नई फैक्ट्रियां लगाने और नए बाजार खोजने में समय लगता है। इसलिए अवमूल्यन के तुरंत बाद अक्सर घाटा और बढ़ जाता है और फिर धीरे धीरे सुधरता है। समझ गई। यानी ये कोई इंस्टेंट नूडल्स वाला समाधान नहीं है, इसमें वक्त लगता है। 1991 के उस संकट के बाद चीजें बहुत तेजी से बदलीं। स्रोतों में 1992 में आई एक नई प्रणाली का जिक्र है, LERMS, उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली। हाँ, LERMS। अगर मैं इसे आम भाषा में समझाऊं तो ये ऐसा था जैसे डॉलर बदलने के 2 अलग-अलग काउंटर खोल दिए गए हों। एक सरकारी काउंटर जहां 40% विदेशी मुद्रा आय को आधिकारिक दर पर बदलना अनिवार्य था, और दूसरा खुले बाजार का काउंटर जहां बाकी 60% को बाजार की दर पर बदला जा सकता था। बिल्कुल सही। ये पूरी तरह से बाजार पर निर्भर होने से पहले का एक ट्रांजिशन या बीच का रास्ता था। सरकार अचानक से सारा कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन ये दोहरी व्यवस्था ज्यादा दिन नहीं चली। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? 1993 में इस व्यवस्था को खत्म करके विनिमय दर का एकीकरण कर दिया गया और फिर 20 अगस्त 1994 को एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। भारत ने IMF के अनुच्छेद 8 के तहत चालू खाते पर परिवर्तनीयता या करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अपना ली। रुकिए, ये चालू खाते पर परिवर्तनीयता सुनने में बहुत भारी भरकम और अकादमिक शब्द लगता है। एक आम व्यापारी या व्यवसाय के लिए इस लाइन का असल जिंदगी में क्या मतलब था? अगर हम इसे बिल्कुल सरल भाषा में समझें तो इसका मतलब आज़ादी था। आज़ादी? हाँ, 1994 से पहले अगर किसी भारतीय व्यापारी को बाहर से कुछ मशीनें या कच्चा माल आयात करना होता था तो उसे रुपए को डॉलर में बदलने के लिए रिजर्व बैंक और सरकार के अनगिनत चक्कर लगाने पड़ते थे। कई तरह की मंजूरियां लेनी पड़ती थीं। बाप रे, काफी लाल फीताशाही थी। बिल्कुल, चालू खाते पर परिवर्तनीयता का मतलब था कि अब रोजमर्रा के व्यापार जैसे सामान मंगाना, बेचना या पढ़ाई के लिए बाहर पैसे भेजना, इन सब कामों के लिए आप बिना किसी सरकारी लाल फीताशाही के बाजार दर पर रुपए को विदेशी मुद्रा में बदल सकते हैं। इसी वजह से आज हम रुपए के गिरने को अवमूल्यन नहीं बल्कि मूल्य ह्रास कहते हैं, क्योंकि अब ये बाजार के हवाले है। अब जब मुद्राएं बदल रही हैं, इतनी आसानी से आयात निर्यात हो रहा है, तो इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का हिसाब किताब कैसे रखा जाता है? मतलब कोई तो मीटर होगा जो देश की आर्थिक सेहत बताता होगा। इसी मीटर या बही खाते को हम भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स BOP कहते हैं। अच्छा, BOP? हाँ, ये किसी देश के निवासियों और बाकी दुनिया के बीच एक तय समय में, आमतौर पर 1 साल में होने वाले सारे आर्थिक लेन देन का संख्या की विवरण है। मजेदार बात यह है कि क्योंकि ये डबल एंट्री अकाउंटिंग पर आधारित है, इसलिए सिद्धांत रूप में ये बही खाता हमेशा संतुलित रहता है। जितना पैसा आया उतना ही गया या कहीं दर्ज हुआ। इस बही खाते के पन्ने कैसे बटे होते हैं? हमें अक्सर चालू खाता यानी करंट अकाउंट
और पूंजी खाता सुनने को मिलता है। इसे मुख्य रूप से दो बड़े हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है चालू खाता, जो देश की रोजमर्रा की आमदनी और खर्चे दिखाता है। इसमें दृश्य मदें या विजिबल आइटम्स होती हैं, यानी वो सामान जिसे हम छू सकते हैं, जैसे कारों या कपड़ों का आयात निर्यात। इसे व्यापार संतुलन कहते हैं। और अदृश्य मदें? हाँ, इसमें अदृश्य मदें भी होती हैं, जैसे सॉफ्टवेयर सेवाएं, विदेशी निवेश से आने वाला ब्याज या दुबई में काम करने वाले भारतीयों द्वारा घर भेजे गए पैसे, जिन्हें रेमिटेंसेस कहते हैं। और दूसरा हिस्सा है पूंजी और वित्तीय खाता? हाँ, पूंजी खाते में वित्तीय संपत्तियों का लेन देन होता है। यह देश की संपत्ति या देनदारी को बदलता है। जैसे अगर भारत सरकार विश्व बैंक से कोई कर्ज लेती है या कोई विदेशी कंपनी भारत में निवेश करती है, तो वो सब इसमें दर्ज होता है। दिलचस्प प्रकार बताए गए हैं, स्वायत्त यानी ऑटोनमस और समायोजित यानी अकोमोडेटिंग। तो इन दोनों का असल फर्क क्या है? विश्लेषणात्मक नजरिए से देखें तो स्वायत्त लेन देन वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ आर्थिक फायदे या मुनाफे के लिए किए जाते हैं। इनका इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि देश का भुगतान संतुलन फायदे में है या घाटे में। इसीलिए अर्थशास्त्र की भाषा में इन्हें अबव द लाइन आइटम कहा जाता है। और समायोजित लेन देन? दूसरी तरफ समायोजित लेन देन वो होते हैं जो भुगतान संतुलन में आए घाटे या असंतुलन को पाटने या सुधारने के लिए मजबूरी में किए जाते हैं। इन्हें बिलो द लाइन रखा जाता है। अगर मैं इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखूं, तो स्वायत्त लेन देन ऐसा है जैसे आप शौक से किसी महंगे और शानदार रेस्टोरेंट में खाना खा ले गए क्योंकि आपको वहां का खाना पसंद है और आपको उसमें अपना फायदा दिखा। बिल्कुल। लेकिन जब बिल आया और आपकी जेब में पैसे कम पड़ गए, तो बिल चुकाने के लिए आपको अपने दोस्त से जो पैसे उधार लेने पड़े, वो समायोजित या अकोमोडेटिंग लेन देन है। ये समझने का एक बहुत ही शानदार और सटीक तरीका है। जब किसी देश के चालू खाते में घाटा होता है, यानी उसने रेस्टोरेंट का बिल ज्यादा बना लिया है, तो उसे चुकाने के लिए विदेशी निवेश जैसे एफडीआई, एफपीआई या अंतर्राष्ट्रीय कर्ज का सहारा लेना पड़ता है। आपने विदेशी निवेश का जिक्र किया। अक्सर हम एफडीआई और एफपीआई को एक ही सांस में बोल देते हैं। स्रोतों के अनुसार इनमें 10% का कोई नियम है, लेकिन सुनने वालों के लिए जानना जरूरी है कि इस 10% के नियम के पीछे का असली कारण क्या है। हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तकनीकी रूप से जब कोई विदेशी निवेशक किसी गैर सूचीबद्ध या अनलिस्टेड भारतीय कंपनी में निवेश करता है या शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनी में 10% या उससे ज्यादा की हिस्सेदारी खरीदता है, तो उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई कहते हैं। और 10% से कम हो तो? अगर वो सूचीबद्ध कंपनी में 10% से कम निवेश करता है, तो उसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी एफपीआई कहा जाता है। लेकिन इसका असली असर अर्थव्यवस्था पर अलग तरह से पड़ता है। यानी बात सिर्फ प्रतिशत की नहीं, इरादे की है। बिल्कुल। आप इसे ऐसे समझें कि एफडीआई चिपचिपा पैसा या स्टिकी मनी है। इसमें विदेशी कंपनी भारत में आकर कोई नई फैक्ट्री लगाती है, जिसे ग्रीनफील्ड निवेश कहते हैं, या किसी पुरानी कंपनी को खरीदती है, जिसे ब्राउनफील्ड निवेश कहते हैं। मतलब वो लंबे समय के लिए आते हैं। हाँ, वे यहाँ लंबे समय तक टिकने आते हैं। वे रातों रात अपनी फैक्ट्री उखाड़ कर वापस नहीं ले जा सकते। दूसरी तरफ एफपीआई गर्म पैसा या हॉट मनी है। ये शेयर बाजार में लगा पैसा है जो कभी भी निकाला जा सकता है। एकदम सही। अगर अर्थव्यवस्था में कोई भी संकट आता है, तो एफपीआई निवेशक बस एक क्लिक से अपने शेयर बेचकर देश से पैसा बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए अर्थव्यवस्था के लिए एफडीआई हमेशा ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। इस पूरे सैद्धांतिक और ऐतिहासिक सफर के बाद आइए आज की हकीकत पर बात करते हैं। क्रय शक्ति समता यानी परचेजिंग पावर पैरिटी या पीपीपी का सिद्धांत क्या कहता है और आज वैश्विक मंच पर भारत कहाँ खड़ा है? क्रय शक्ति समता एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि लंबे समय में विनिमय दर किस दिशा में जाएगी। इसके एब्सोल्यूट या निरपेक्ष रूप में विनिमय दर दो देशों के कीमत स्तरों से जुड़ती है। और इसका रिलेटिव रूप? इसका रिलेटिव या सापेक्ष रूप बहुत दिलचस्प है। ये सिद्धांत कहता है कि यदि एक देश में मुद्रास्फीति यानी महंगाई दर दूसरे देश से लगातार ज्यादा है, तो लंबे समय में उस देश की मुद्रा पर मूल्यह्रास या डिप्रिसिएशन का दबाव पड़ेगा ही पड़ेगा। उसकी मुद्रा की कीमत गिरेगी। और जब हम आज की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के विकास मॉडल को देखते हैं, तो अमेरिका एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां निजी क्षेत्र विकास का इंजन है। वहीं चीन ने 1978 से एक योजनाबद्ध
सुधार और खुलापन, रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप की नीति अपनाकर तेज विकास किया। लेकिन भारत की कहानी यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। भारत ने मैन्युफैक्चरिंग के बजाय सीधे सेवाओं यानी सर्विसेज पर छलांग लगाई है। आज भारत टेक्नोलॉजी और बिजनेस सेवाओं का एक बेजोड़ वैश्विक केंद्र बन चुका है। इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के सेवाओं का निर्यात लगभग 387.6 अरब अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया और अप्रैल-फरवरी 2026-25 के लिए यह अनुमानित 387.93 अरब अमेरिकी डॉलर है। ये सच में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ना? जरा सोचिए, 1991 में जिस देश के पास सिर्फ 1.1 अरब डॉलर का भंडार बचा था, वो आज लगभग 388 अरब डॉलर की सेवाएं निर्यात कर रहा है। ये डेविड रिकार्डो के तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत का एकदम आधुनिक और जीता जागता उदाहरण है। हम केवल सामान नहीं, बल्कि मानव कौशल, अपना दिमाग निर्यात कर रहे हैं। और इस बढ़त को बनाए रखने के लिए भारत वैश्विक स्तर पर भी बहुत सक्रिय रहा है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में भी भारत ने सेवाओं के व्यापार को सुगम बनाने के लिए काफी जोर दिया है। हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। उदाहरण के लिए अक्टूबर 2016 में भारत ने ट्रेड फैसिलिटेशन इन सर्विसेज पर एक कॉन्सेप्ट नोट रखा और 2017 में एक ड्राफ्ट लीगल टेक्स्ट भी प्रस्तुत किया ताकि दुनिया भर में भारतीय पेशेवरों की पहुंच और आसान हो सके। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ दिखता है कि कैसे दुनिया वाणिज्यवाद के उस दौर से, जहां सिर्फ सोने के सिक्के जमा करना ही ताकत थी, निकलकर आज सेवाओं और डिजिटल कौशल के निर्यात की दुनिया में आ गई है। बिल्कुल। और भुगतान संतुलन का वो विस्तृत बही खाता इस पूरी व्यवस्था का मॉनिटर है, जो बताता है कि अर्थव्यवस्था की सेहत कैसी है। ये सच में एक अविश्वसनीय सफर रहा है। सोने की मोहरों और स्वर्ण मानक से लेकर आज की बाजार द्वारा निर्धारित विनिमय दरों और अरबों डॉलर के डेटा ट्रांसफर तक। इन सारे दस्तावेजों और स्रोतों की पड़ताल करते हुए मेरे मन में एक बहुत ही विचार उत्तेजक बिंदु आ रहा है, जो मैं सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहती हूँ। शुरुआत में मैंने एक गुप्त हथियार की बात की थी। आज हमने क्रय शक्ति समता यानी रिलेटिव PPP के बारे में जाना कि कैसे अगर भारत में महंगाई ज्यादा हो तो लंबी अवधि में रुपए का मूल्य गिरता है, यानी मूल्यह्रास होता है। साथ ही हमने डेविड रिकार्डो का तुलनात्मक लाभ सिद्धांत भी देखा, जो कहता है कि हमें उस चीज पर ध्यान देना चाहिए जहां हमारी लागत कम हो। सही है। तो विचार करने वाली बात यह है, क्या यह संभव है कि भारत में अपेक्षाकृत अधिक मुद्रास्फीति और उसके कारण लगातार होते रुपए के मूल्यह्रास को हम जो एक कमजोरी मानते हैं, वो वास्तव में कोई कमजोरी है ही नहीं? क्या बात कर रही हैं? ये तो पूरी सोच ही पलट देगा। क्या यही गिरता हुआ रुपया वो अदृश्य शक्ति है जो हमारे 387 अरब डॉलर के IT और सेवा निर्यात को वैश्विक बाजार में लगातार सस्ता और विदेशों के लिए अत्यधिक आकर्षक बनाए रखती है? क्या ये मूल्यह्रास ही हमारी सेवाओं के तुलनात्मक लाभ का सबसे बड़ा और धारदार हथियार है? ये एक ऐसा सवाल है जो अर्थव्यवस्था को देखने का नजरिया बदल सकता है। सोचिए, मतलब आप एक बहुत बड़ी भारतीय कंपनी के मालिक हैं, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक सुबह आप उठते हैं और अचानक आपको पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपकी कंपनी और आपके देश की मुद्रा की कीमत रातों रात काफी कम हो गई है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा झटका है। बिल्कुल, और वो भी बिना किसी भारी हमले या किसी प्राकृतिक आपदा के। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि खुद आपकी अपनी सरकार ने जानबूझकर अपनी ही मुद्रा यानी रुपये की कीमत गिरा दी है। सुनने में ये किसी बुरे सपने या मतलब किसी बहुत बड़ी आर्थिक गलती जैसा लगता है ना? कोई भी देश खुद अपना नुकसान क्यों करना चाहेगा? सही कहा, ये एक बहुत बड़ा रहस्य लगता है, लेकिन असल में ऐसा ऐतिहासिक रूप से हुआ है और ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि अर्थव्यवस्था को बचाने का एक बहुत ही कड़वा लेकिन जरूरी उपाय था। बिल्कुल, जैसे 1991 में हमारे देश ने कुछ ऐसा ही देखा था। एकदम सही। तो आज के इस डीप ड्राइव में हमारा मिशन अर्थशास्त्र के इन्हीं धुंधले और उलझे हुए रहस्यों को साफ करना है। हमारे पास मौजूद आर्थिक नोट्स और शोध के आधार पर आज हम भारत की अर्थव्यवस्था के बाह्य क्षेत्र का गहन विश्लेषण करेंगे। बाह्य क्षेत्र यानी हमारे देश के निवासियों और बाहरी दुनिया के बीच होने वाला हर तरह का वित्तीय लेन देन। ठीक है, आइए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं।
आज हम उन भारी भरकम शब्दों को डिकोड करेंगे जो अक्सर अखबारों की हेडलाइंस में हमें डराते हैं। जैसे एफडीआई, एफपीआई या फिर हॉट मनी। हाँ, और अवमूल्यन भी। हमारा लक्ष्य ये समझना है कि विदेशी पैसा भारत में किन रास्तों से आता है, कैसे काम करता है और सबसे अहम बात, इसका हमारे रुपए की सेहत पर क्या असर होता है। ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है श्रोताओं, क्योंकि अर्थशास्त्र के ये आंकड़े मतलब सिर्फ फाइलों में बंद उबाऊ नंबर नहीं है, ये किसी भी देश के सर्वाइवल की असली कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं पैसे के प्रवेश द्वार से। ये समझना बहुत जरूरी है कि देश के बाहर से पैसा भारत में आखिर किन रास्तों से आता है। अगर हम निवेश की बात करें तो विदेशी पैसा मुख्य रूप से 2 रास्तों से आता है, एफटीआई और एफपीआई, राइट? जी हाँ, एफटीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और एफपीआई यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। मैं इसे ऐसे देखता हूं, देखिए, मान लीजिए एक विदेशी निवेशक है, अगर वो भारत में आकर बिल्कुल नए सिरे से अपनी एक फैक्ट्री लगाता है, तो ये ग्रीनफील्ड एफटीआई है। बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप जमीन खरीदकर ईंट द रींट अपना एक नया घर बना रहे हो। बहुत सही उदाहरण है। और अगर वो निवेशक कोई नया घर बनाने के बजाय किसी पहले से चल रही भारतीय कंपनी को खरीद लेता है, तो उसे ब्राउनफील्ड एफडीआई कहते हैं। एकदम सही, यानी एक बना बनाया घर खरीद लेना या उसमें विलय कर लेना। लेकिन मतलब दोनों ही मामलों में वो घर का मालिक बन रहा है। यही एफडीआई की सबसे बड़ी खासियत है। एफडीआई वो निवेश है जिसमें विदेशी निवेशक का एक लंबा विजन होता है। मतलब उनका मैनेजमेंट पे प्रभाव होता है। हाँ, उन्हें कंपनी के प्रबंधन पर प्रभाव डालने की क्षमता मिलती है। ये पैसा देश पर कोई कर्ज नहीं बढ़ाता। अच्छा, तो ये एक गैर ऋण पूंजी है। जी, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये अपने साथ नई तकनीक, नई कार्यशैली और सबसे बढ़कर देश के युवाओं के लिए नए रोजगार लेकर आता है। और एफपीआई इसके एकदम उलट है। अगर एफडीआई घर खरीदने जैसा है, तो एफपीआई किसी कंपनी में कुछ समय के लिए पैसे लगाने जैसा है। जैसे आप छुट्टी मनाने गए और किसी एयरबीएनबी में रुक गए, वहां घर के मैनेजमेंट पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। बिल्कुल, और जैसे ही आपको कोई बेहतर जगह मिलती है, आप झट से अपने सामान बांधकर बाहर निकल सकते हैं। हाँ, तो एफपीआई में निवेशक भारत के कैपिटल मार्केट के जरिए शेयर बाजार की इक्विटी या डेब्ट सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं। सही कहा। उनका कंपनी चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उन्हें सिर्फ अपने मुनाफे से मतलब होता है। इसीलिए जब भी वैश्विक बाजार में थोड़ी सी भी उथल-पुथल होती है, तो ये निवेशक सबसे पहले अपना पैसा निकालकर भागते हैं ना। एकदम, इसीलिए मैंने कहा था कि ये बहुत अस्थिर हो सकता है। मैंने इसके लिए एक शब्द सुना है, हॉट मनी। क्या एफपीआई ही हॉट मनी है? ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। हॉट मनी मूल रूप से वो अल्पकालिक सट्टात्मक पूंजी है जो सिर्फ ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में बहुत तेजी से आती जाती है। तो क्या आधिकारिक तौर पर एफपीआई को हॉट मनी माना जाता है? आधिकारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन व्यावहारिक रूप से एफपीआई का व्यवहार काफी हद तक हॉट मनी जैसा ही होता है। ये अक्सर तब होता है जब पश्चिमी देशों के केंद्रीय बैंक सस्ते धन की नीति अपनाते हैं। सस्ते धन की नीति, मेरा मतलब है चीप मनी पॉलिसी, यानी जब वहां ब्याज दरें बहुत कम कर दी जाती हैं। बिल्कुल, जब अमेरिका या यूरोप में ब्याज दरें कम होती हैं तो वहां के निवेशकों को अपने पैसे पर कोई खास रिटर्न नहीं मिलता, तो वे वहां से सस्ते में पैसा उठाकर भारत जैसे उभरते बाजारों में लगा देते हैं। जी हाँ, जहां उन्हें ज्यादा रिटर्न की उम्मीद होती है। लेकिन जैसे ही उनके अपने देश में महंगे धन की नीति लागू होती है, यानी डियर मनी पॉलिसी, मतलब महंगाई रोकने के लिए ब्याज दरें बढ़ा दी जाती हैं। हाँ, तो वे तुरंत अपना पैसा भारत से निकालकर वापस ले जाते हैं। इसीलिए एफपीआई बहुत अस्थिर होता है। ये तो बहुत बड़ा रिस्क लगता है। लेकिन अगर हम एफडीआई की बात करें जो ज्यादा टिकाऊ है, तो क्या हमारे पास इसके कोई ताजा आंकड़े हैं? यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि डीपीआई-आईटी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2000 से दिसंबर 2025 तक के डेटा में एक खास ट्रेंड है। कैसा ट्रेंड? भारत में एफडीआई इक्विटी प्रवाह में सबसे पहला नंबर सर्विसेज सेक्टर का है। अच्छा, सर्विस सेक्टर नंबर 1 पर है और दूसरे नंबर पर है। तो निवेशकों का पैसा तो आ रहा है, लेकिन कोई भी देश सिर्फ निवेशकों के भरोसे नहीं चलता। सरकार को बाहर से कर्ज भी तो लेना पड़ता है। बिल्कुल, बाह्य ऋण एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अक्सर हम न्यूज में सुनते हैं कि भारत पर बहुत विदेशी कर्ज हो गया है। तो क्या हमें ग्रीस या श्रीलंका जैसे देशों की तरह डरने की जरूरत है? ये एक बहुत ही वाजिब डर है, लेकिन दिसंबर 2025 के आधिकारिक आंकड़े हमें एक बहुत ही सुरक्षित तस्वीर दिखाते हैं। अच्छा,
ऐसा क्या है उन आंकड़ों में? इन आंकड़ों के अनुसार भारत के कुल बाहरी कर्ज में दीर्घकालिक ऋण यानी लॉन्ग टर्म डेट का हिस्सा लगभग 80.3% है। 80.3% लॉन्ग टर्म। जी हाँ, जबकि अल्पकालिक ऋण यानी शॉर्ट टर्म डेट केवल 19.7% है। इसका मतलब है कि हमें कल सुबह उठकर अचानक अपना सारा कर्ज नहीं चुकाना है। एकदम सही। अर्थशास्त्र की भाषा में भारत के इस 80.3% दीर्घकालिक ऋण होने को अनुकूल मैच्योरिटी प्रोफाइल कहा जाता है। मतलब फेवरेबल मैच्योरिटी प्रोफाइल। हमारे पास कर्ज चुकाने के लिए लंबा समय है। हाँ, अगर ये उल्टा होता तो वैश्विक संकट के समय विदेशी कर्जदाता अचानक अपना पैसा वापस मांग लेते और हमारी हालत सच में खराब हो सकती थी। और अगर हम इस कर्ज को साधनों यानी इंस्ट्रूमेंट्स के हिसाब से बांटें तो सबसे बड़ा हिस्सा लोन का है, जो कि 34.0% है। 34% और बाकी? उसके बाद करेंसी और डिपॉजिट 22.7%, फिर ट्रेड क्रेडिट 19.1% और अंत में डेब्ट सिक्योरिटीज 16.4% आते हैं। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हमने ये तो समझ लिया कि विदेशी पैसा भारत में कैसे आता है और हम कर्ज कैसे लेते हैं। निवेश और ऋण दोनों रास्ते साफ हो गए। लेकिन जब वो विदेशी पैसा भारत आ गया तो अब सवाल ये है कि उस विदेशी मुद्रा के मुकाबले हमारे रुपये की कीमत कैसे तय होती है। इसे समझने के लिए हमें विनिमय दर प्रणाली यानी एक्सचेंज रेट रिजीम को समझना होगा। राइट। दुनिया में मुख्य रूप से 3 व्यवस्थाएं होती हैं, है ना? नियत, उत्प्लावित और प्रबंधित उत्प्लावन। बिल्कुल। नियत यानी फिक्स्ड, जहां सरकार मुद्रा की कीमत फिक्स कर देती है। दूसरी है उत्प्लावित या फ्लोटिंग, जहां सिर्फ बाजार की मांग और आपूर्ति कीमत तय करती है। और तीसरी है प्रबंधित उत्प्लावन, जो हम भारत में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मेरे नोट्स कहते हैं कि भारत में मार्च 1992 में LMRMS लागू हुई थी। हाँ, लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, जो एक द्वैत प्रणाली थी। और फिर 1993 से हमने क्या किया? 1993 से हमने एक बाजार निर्धारित प्रबंधित उत्प्लावन व्यवस्था अपना ली। इसका मतलब बाजार तय करेगा, लेकिन रिजर्व बैंक अत्यधिक उतार चढ़ाव रोकने के लिए बीच में आ सकता है। एकदम सही। बाजार को संभालने के लिए RBI हस्तक्षेप करता है। तो इसी से जुड़े हुए 2 शब्द बार बार सामने आते हैं, मूल्यह्रास और अवमूल्यन, डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन। क्या ये दोनों एक ही चीज हैं? नहीं, इनमें बहुत बड़ा तकनीकी फर्क है। जब फ्लोटिंग व्यवस्था में बाजार की शक्तियों के कारण रुपए की कीमत खुद कम हो जाती है तो उसे मूल्यह्रास कहते हैं। और अवमूल्यन? जब फिक्स्ड व्यवस्था में सरकार जानबूझकर आधिकारिक दर कम करती है तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। एक मिनट, ये बात मेरे गले नहीं उतर रही है। अगर अवमूल्यन से हमारे रुपए की कीमत गिरती है तो कोई भी सरकार जानबूझकर अपना ही नुकसान क्यों करेगी? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। इसका जवाब है व्यापार घाटे को कम करना। व्यापार घाटा मतलब निर्यात और आयात के बीच का अंतर? हाँ, अवमूल्यन से हमारा निर्यात सस्ता हो जाता है और आयात महंगा हो जाता है। एक उदाहरण से समझाएंगी? बिल्कुल। मान लीजिए भारत में एक खिलौना 100 रुपए का बनता है। अगर $1 50 रुपए के बराबर है तो अमेरिका में वो $2 का पड़ेगा। ठीक है। अब अगर सरकार अवमूल्यन करके $1 को 100 रुपए के बराबर कर दे तो वही भारतीय खिलौना अमेरिकी खरीदार को अब सिर्फ $1 का मिलेगा। ओह, तो विदेशी खरीदारों के लिए हमारा सामान अचानक सस्ता हो गया। बिल्कुल। इससे निर्यात बढ़ता है और आयात महंगा होने से हम गैर जरूरी चीजें मंगाना कम कर देते हैं। तो क्या भारत में ऐसा कभी हुआ है? भारत में ये 4 बार हुआ है। पहला 19 सितंबर 1949 को, दूसरा 6 जून 1966 को, और बाकी 2 बार? बाकी 2 बार 1991 के संकट के दौरान हुआ, 1 जुलाई 1991 और 3 जुलाई 1991 को। 1991 का जिक्र तो बार बार आ रहा है, लेकिन इन सब झटकों से बचने के लिए हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार भी तो होता है। जी हाँ, विदेशी मुद्रा भंडार ये एक आयात कवच और बफर का काम करता है। इसके घटक क्या हैं? इसके 4 मुख्य घटक हैं। विदेशी मुद्रा आस्तियां यानी FCA, दूसरा सोना, तीसरा IMF का SDR और चौथा IMF में RTP। मुझे ये कड़ी मुद्रा या हार्ड करेंसी वाला हिस्सा समझना है। हम अपनी ही मुद्रा यानी रुपए से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा रुपया एक मुलायम मुद्रा या सॉफ्ट करेंसी है। हमें तेल या मशीनरी खरीदने के लिए
कड़ी मुद्रा की जरूरत होती है, जिसका मूल्य स्थिर रहता है। लेकिन जब रिजर्व बैंक अपना भंडार बढ़ाने के लिए बाजार से डॉलर खरीदता है तो वह बाजार में बहुत सारे रुपए डालता होगा। हाँ, बिल्कुल डालता है। ऐसे में तो रुपए की तरलता बढ़ जाएगी, महंगाई आसमान छूने लगेगी। क्या आरबीआई कुछ नहीं करता? आरबीआई इसके लिए स्टेरिलाइजेशन की प्रक्रिया का इस्तेमाल करता है। स्टेरिलाइजेशन कैसे? वह खुले बाजार के परिचालन का सहारा लेता है। वो डॉलर खरीदकर बाजार में रुपए डालता है और साथ ही बैंकों को सरकारी बॉन्ड बेचकर उन अतिरिक्त रुपयों को वापस सोख लेता है। क्या बात है! विदेशी मुद्रा भंडार भी भर गया और तरलता का संतुलन भी नहीं बिगड़ा। बिल्कुल। अब इस पूरी बाह्य अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमें उस साल की तरफ लौटना होगा, 1991 का ऐतिहासिक संकट। हाँ, वो भारत के बाह्य क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हमारे पास भुगतान संतुलन का संकट था। तब भारत ने आईएमएफ से स्टैंड बाय व्यवस्था और विश्व बैंक से स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट लोन के तहत मदद ली थी, है ना? जी हाँ, और इसके साथ बहुत बड़े सुधार भी करने पड़े थे। राजकोषीय घाटा कम करने के लिए अनुमानित गैर योजनागत व्यय में 10% की कटौती की गई। 10%? और सीमा शुल्क का क्या हुआ? सीमा शुल्क, जो 1991 में 150% तक हुआ करता था, उसे घटाकर 1992 में 110% कर दिया गया। बाप रे, 150 से 110। और काफी बाद में तो इस पीक रेट को 30% तक लाया गया। इसी दौर में रुपये की परिवर्तनीयता का मुद्दा भी गरमाया। हाँ, मैं श्रोताओं को बता दूं, हमारे पास चालू खाता और पूंजी खाता होता है। सही कहा। चालू खाते की परिवर्तनीयता रोजमर्रा की शॉपिंग की तरह है। हाँ, और चालू खाते में आंशिक परिवर्तनीयता 1992 में शुरू हुई थी। Right. जी, 1992 में आंशिक, 1993 में एकीकृत और 20 अगस्त 1994 को आईएमएफ अनुच्छेद 8 के तहत ये पूरी तरह परिवर्तनीय हो गया। लेकिन पूंजी खाते की परिवर्तनीयता एकदम अलग है। ये विदेश में जाके पूरी पूरी फैक्ट्री या जमीन खरीदने जैसी है, जिस पर आज भी नियम लागू हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये पूर्ण रूप से परिवर्तनीय न होना ही हमारी ताकत है। इसके लिए कुछ समितियां भी तो बनी थी। हाँ, 1997 और 2006 में एस तारापोर समितियां बनी थीं, जिन्होंने चरणबद्ध उदारीकरण की सिफारिश की थी। लेकिन पूरी तरह से कन्वर्टेबिलिटी न होना भारत को कैसे बचाता है? ये हमें बाहरी वित्तीय झटकों से बचाता है। अगर ये पूरी तरह खुला होता तो संकट के समय सारा पैसा रातों रात देश से बाहर चला जाता। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? 1991 के बाद से दुनिया बहुत बदल गई है। बिल्कुल, वैश्वीकरण के दौर से निकलकर अब हम अवैश्वीकरण यानी डीग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रेक्सिट, संरक्षणवाद, टेरिफ बैरियर्स, इन सब पर भारत की क्या प्रतिक्रिया है? भारत घरेलू क्षमता बढ़ा रहा है, रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स बना रहा है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस कर रहा है। और इसी बीच टैक्स चोरी रोकने के लिए एक नियम आया, GAAR, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। जी, ये डीटीसी बिल 2010 में प्रस्तावित था। और लागू कब हुआ? ये आकलन वर्ष 2018-19 से लागू हुआ और 1 अप्रैल 2026 से आयकर अधिनियम 2025 में भी जारी है। इससे एक अहम सवाल खड़ा होता है, ये नियम काम कैसे करता है? मैंने पढ़ा ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म सिद्धांत पर आधारित है। बिल्कुल, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब है कागजी दिखावे से ज्यादा असली लेन देन के मकसद को देखना। मतलब अगर कोई कागजों पर मॉरिशस की कंपनी दिखाता है लेकिन असली मकसद सिर्फ टैक्स चोरी है, तो भारत सरकार GAAR लगाकर उस पर टैक्स वसूल सकती है। इस तरह हम अपना टैक्स बेस बचाते हैं। बहुत ही शानदार। तो श्रोताओं, आज के इस गहन विश्लेषण को समेटते हुए हम देख सकते हैं कि 1991 के संकट से लेकर 2025 के मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार तक का सफर कैसा रहा है। और ये भी कि हमारा परिपक्व ऋण प्रोफाइल, जिसमें 80.3% लॉन्ग टर्म कर्ज है, कितना सुरक्षित है। इससे हमें समझना चाहिए कि अर्थव्यवस्था को कैसे सावधानी से मैनेज किया जाता है। और सुनने वालों को ये भी एहसास होना चाहिए कि ये विषय सिर्फ अर्थशास्त्रियों के लिए नहीं है। बिल्कुल, ये तय करता है कि देश में महंगाई कितनी होगी, FDR से कितनी नौकरियां आएंगी और वैश्विक संकट के समय देश कितना सुरक्षित रहेगा। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी इसी से चलती है। एकदम सही। तो अंत में श्रोताओं के लिए एक सोचने लायक विचार। आज की चर्चा से जो बात उभर कर आती है वो ये है कि भारत ने अपने पूंजी खाते को पूरी तरह से नहीं खोला है। और एक प्रबंधित विनिमय दर अपनाई है। लेकिन सोचिए, अगर अवैश्वीकरण की रफ्तार अचानक बहुत तेज हो जाए और दुनिया भर के देश अपनी सीमाएं व्यापार के लिए पूरी तरह बंद कर लें, तो क्या होगा? ये तो बहुत ही डरावनी स्थिति होगी।
क्या सर्विसेज सेक्टर पर हमारी निर्भरता, जो हमारे एफडीआई में नंबर 1 है, और ये बचाव वाली विनिमय नीति कल के किसी नए वैश्विक वित्तीय भूकंप को झेलने के लिए काफी होगी? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। बिल्कुल, इस बारे में जरूर सोचिएगा। तो श्रोताओं, आज के डीप डाइव में बस इतना ही।